हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बेसिकली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने पूरे साल में ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, उनके पास टाइम कम है, तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो 50 क्वेश्चन मैं हिस्ट्री के दे रही हूँ, अभी इसमें 35 है, 15 क्वेश्चन मैं और आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी और 100 MCQ दे रही हूँ। एटलीस्ट उनको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो पूरा जो पेपर आप देखेंगे 80 से 90% जो एग्जाम्स होंगे वो इसी में से आपके कवर हो जाएंगे। जिन लोगों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ, और जिन्होंने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, एक बार आप लोग ये चेक कर लो कि ये 50 क्वेश्चन क्या आपके प्रिपेयर हुए या अभी आपको करना है। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी आंसर नहीं मिल रहे तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आंसर भी आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग अन्य सभ्यताओं के मुकाबले हड़प्पा सभ्यता के बारे में कम क्यों जानते हैं। आपको इसका रीज़न बताना है कि क्यों जितने ज़्यादा दूसरी सभ्यता के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो हड़प्पा के सभ्यता के बारे में हमें इतनी कम जानकारी क्यों है, और उसका पतन कैसे हुआ। मैंने बताया उसका तो रीज़न आज तक समझ नहीं आया, तो आखिर उसके कौन कौन से रीज़न है। दूसरा क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी का काल विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत है, और इसका रीज़न बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शवाधान हड़प्पा सभ्यता में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझने का एक स्रोत है। मैंने बताया शवाधान मतलब कि मरने के बाद शव को जो अंदर दफनाते थे, उनके रिमेन से बहुत कुछ पता चला है कि उस टाइम में सामाजिक जो विभिन्नताएं थी वो कैसी थी। जैसे कि देखो, जैसे आजकल अमीरी और गरीबों में डिफरेंस है, बहुत लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, तो ये हमें जो विभिन्नता है कि उस ज़माने में भी थी, कैसे पता चला है कि जब शव को दफनाया जाता है कि जिनमें से जो रिमेन्स मिले, जिसमें प्रीशियस मेटल है, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी वगैरह है, तो इससे पता चलता है कि इस जो भी शव है ये अमीर फैमिली के होंगे, रॉयल फैमिली के होंगे, और जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते उनके शव के साथ जो मेटल के होते थे वो सभी चीज़ों के साथ दफनाया जाता था, यानी कि जो लेस इंपॉर्टेंट लेस वैल्यूएबल चीज़ें होती थी। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से पता चलता था कि उस टाइम पे शव के आधार पे कि सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, असमानता उस ज़माने में भी थी। तो और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकारों द्वारा उपयोग किए गए बहुमूल्य स्रोतों का उल्लेख करना है। मौर्य साम्राज्य हमने पढ़ा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके इतिहास को समझने के लिए हमने कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया, तो हमने देखा कि बहुत सारे हमें अभिलेख पता चले हैं। ठीक है, उसके बाद जो चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र बुक लिखी गई उसके माध्यम से बहुत कुछ पता चला है। उसके बाद एक यूनानी राजदूत था मैग्नेस्टिस, जिसने इंडिका बुक लिखी है। तो उन सभी स्रोतों को यहाँ पे बताना है कि कैसे कैसे उनको समझने में उन चीज़ों का महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते, इस कथन की पुष्टि कीजिए। यानी कि पहले ये कहा जाता था धर्म ग्रंथों के अनुसार कि जो क्षत्रिय है वही लोग राजा की भूमिका निभाते थे, लेकिन ऐसा नहीं। आपने देखा कि बहुत सारे जो अक्षत्रिय थे, यानी कि स्पेशल जो सेंट्रल एशिया से आए थे, दूसरी जगह से आए थे, कुछ नीची जाति के थे, उन लोगों ने भी राजा की भूमिका निभाई है। तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है केवल क्षत्रिय ही राजा बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, मतलब ब्राह्मण भी बने, शेड्यूल कास्ट भी बने हैं, जिनके पास संपत्ति होगी, जिनके पास पावर करने की कैपेबिलिटी होगी, रूलर करने का एक क्षमता होगी, वो कोई भी राजा बन सकता है। तो इस बात को आपको समझाना है। नेक्स्ट है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, उक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। तो गतिशील इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसको बहुत बार लिखा गया और कुछ ना कुछ इसके अंदर परिवर्तन किए गए। जैसे स्टार्टिंग में जो महाभारत लिखा गया उसमें अंदर केवल आख्यान था, यानी कि एक स्टोरी थी, लेकिन बाद में उसे उपदेशक यानी कि गीता का उपदेश भी जोड़ा गया। बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत जगह भारत के हर एक हिस्से में बार बार लिखे गए, कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवर्तन रूप में लिखा गया है। तो बार बार जो उसको चेंजेस किया गया उसे गतिशील ग्रंथ कहा गया है। अब आपको उसको बताना है। नेक्स्ट है पीटक कितने हैं, उनके नाम तथा विशेषता बताइए। जो बौद्ध धर्म है उनके जो बुक है उनको पीटक कहा गया। त्रिपीटक यानी कि 3 तरह के पीटक थे, विनय पीटक, अभिधम पीटक, ये सारे आपको अच्छे से बताना है और उसके अंदर कौन से पीटक में क्या चीज़ लिखा गया है। नेक्स्ट है ये हीनयान और महायान के सिद्धांतों में मूल्यतः क्या अंतर है। आपको पता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो दोनों संप्रदाय की जो सोच किस तरह से अलग थी, क्या एक दूसरे से किस तरह से भिन्न थे, वो यहाँ पे डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है सूफी संतों के राज्य के साथ संबंधों पर प्रकाश डालना है कि जो सूफी संत थे, राज्य मतलब सरकार के साथ, उस टाइम के राजा के साथ कैसा संबंध होता था, किस तरह से उनके
रिश्ते होते थे वो आपको बताना है। तो रिश्ते बहुत अच्छे होते थे क्योंकि हर राजा सूफी लोगों के साथ अपना संबंध बनाना चाहते थे ताकि आम जनता का जो विश्वास है, आम जनता का सपोर्ट है वो वहाँ पर मिल सके, क्योंकि धर्म से हर कोई व्यक्ति जुड़ा होता था और उस जमाने में भी धर्म एक विशेष मुद्दा था। नेक्स्ट है विजयनगर प्रशासन में जो अमर नायक प्रणाली एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खोज थी, इसका मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसकी राजधानी नगर थी, ये आपको रीजन बताना है कि जो मुगल साम्राज्य था उसकी जो राजधानी थी, आपको पता है राजधानी क्या होती है, जहाँ पे राजा दरबार लगाते हैं, जहाँ पे सारे जो डिसीजंस हैं राजा के द्वारा लिए जाते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जगह होती है राजधानी। तो अकबर सबसे पहले भारत में आया, उसने आगरा में बनाया, उसके बाद सबसे पहले बाबर आए, बाबर ने आगरा में उसकी राजधानी बनाई, फिर अकबर आया, अकबर ने उसकी राजधानी चेंज की, उसके बाद शाहजहां ने जो फिर से दिल्ली लेकर आए। तो ये समय समय पर उन्होंने जो राजधानी बदली, क्यों बदली, राजधानी कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे उसमें भी क्वेश्चन को मैंने बहुत बार बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1857 की विद्रोह की असफलता, हमारे भारत के आज़ादी की पहली ये विद्रोह था, पहली ये लड़ाई थी, लेकिन ये लड़ाई पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। रीज़न क्या था, समय से पहले स्टार्ट हो गया था, भारत के हर एक क्षेत्र तक नहीं फैल सका, ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे। तो ये सारे रीज़न बताना है कि आखिर पहली जो आज़ादी की लड़ाई थी 1857 की जो क्रांति थी वो असफल क्यों रह गया, वो हमें सफलता क्यों नहीं मिली। नेक्स्ट है दांडी यात्रा की प्रमुख घटना, मैंने बताया था दांडी यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इस यात्रा के बाद जो महात्मा गांधी थे भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के हीरो बनकर उभर गए थे। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो यूरोप के मैगजीन है और अमेरिका के जो टाइम मैगजीन है उन्होंने इसको बहुत कवर किया था, बहुत कवरेज दिया था इस आंदोलन को। तीसरा कि इसी आंदोलन के बाद आपको पता अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि वो लंबे टाइम तक इस तरह से भारतीयों के साथ अत्याचार करके वो शासन नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने भारतीयों को कुछ अधिकार देने की बात भी मानी थी। तो ये सारी जो घटनाएं हुई थी दांडी यात्रा, क्यों हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, ये सारे आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया, तो हमें पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। इसमें बताया गया था जो भारत है लोकतांत्रिक है, संप्रभु है, गणराज्य है, तो जितने भी हमारे मेन जो भी संविधान के अंदर मेन विशेषता है इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को समावेश किया गया है, आपको यहाँ पे लिखना है। भारतीय संविधान की विशेषता आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मतलब एक बार इसको जस्ट रीड कर लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 5वीं रिपोर्ट क्या थी बताना है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने देखा होगा जिसमें कि जो आपने कि अंग्रेजों ने एक जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया था जिसके बाद बहुत सारे जो जमींदार थे उनकी ज़मीन चली गई थी। तो उसके बाद इंग्लैंड में आपको पता है कि 5वीं रिपोर्ट हर साल क्या होता था, जो भी भारत में काम होता था उसकी रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी। ब्रिटेन के जो संविधान होता था, जो भी ब्रिटेन की जो सभा होती थी उसमें इसकी चर्चा होती थी। तो 5वीं रिपोर्ट की जो वहाँ के बहुत सारे जो प्राइवेट बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, वो भी भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, लेकिन वहाँ की जो क्वीन थी, महारानी थी, उन्होंने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एक अधिकार दे रखा था, जिसके कारण वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराई कर रहे थे कि किस तरह से भारतीयों से अत्याचार क्या करा जा रहा है। तो इस रिपोर्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस रिपोर्ट में देखा गया कि आखिर किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वहाँ के भारत के साथ, भारत के ज़मींदारों के साथ अत्याचार शोषण कर रही है। तो ये आपको वहाँ पे बताना है कि कब बनी थी और इसका क्या परिणाम हुआ था। नेक्स्ट है सांची क्यों बच गए जबकि अमरावती नहीं बच सकी, कारण बताना है। आपको पता है जो स्तूप थे बौद्ध के बारे में आपने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अमरावती का स्तूप था वो नहीं बच पाया, लेकिन सांची का जो स्तूप था वो बच गया। कि कहते हैं कि थैंक गॉड कि वहाँ पे अंग्रेजों की नज़र नहीं गई या किसी ठेकेदार का वहाँ पे नज़र नहीं गया ताकि कंस्ट्रक्शन के लिए उसको हटा दिया जाए। तो क्या रीज़न थे कि जो अमरावती है वो ख़त्म हो गया लेकिन सांची का जो स्तूपा है वो बच गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्तूप पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के उपदेश का वर्णन करना है और इनका भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की बेसिकली शिक्षाएं बतानी है यहाँ पे। नेक्स्ट है इस्लाम भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कैसे बना और इस्लाम मानने वाले शासक ने अपनी प्रजा के साथ तालमेल कैसे बना के रखा। तो आपने देखा कि 1526 में बाबर भारत आया, उन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी भारत में और उसके बाद एक लंबे टाइम तक 1857 की क्रांति के बाद बेसिकली मुगल शाह जो है मुगल बादशाह का शासन खत्म हुआ। तो एक लंबे टाइम तक जो इस्लामिक जो रूलर है उन्होंने भारत में राज्य किया और जबकि भारत हिंदुओं का देश है
तो किस तरह से उन्होंने बैलेंस बना के रखा। कुछ राजा थे बहुत ही अच्छा रूल किया, जिसमें अकबर का नाम आता है। उन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई, सभी धर्मों के बराबर का रिस्पेक्ट दिया। जो दूसरे राजाओं के द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा जजिया कर लगाया गया था, जो गैर मुस्लिम था, कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको एक टैक्स देना पड़ेगा, वो भी अकबर ने ख़त्म कर दिया था। सभी धर्म को रिस्पेक्ट दिया था, सभी धर्मों के साथ बराबर का जो व्यवहार किया था। तो ये आपको यहाँ पे बताना है किस तरह से उन्होंने अपनी प्रजा के साथ तालमेल बिठाए रखा, ताकि जनता के साथ किसी तरह कोई धर्म के आधार भेदभाव ना हो सके। नेक्स्ट है संत कबीर की शिक्षा है। तो देखिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, संत कबीर और बाबा गुरु नानक की जो शिक्षा है ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है कि जो डोमिंगो पेस ने विजयनगर साम्राज्य के महानववी डिब्बे को विजय भवन की संज्ञा दी है। तो महानववी जो डिब्बा है इसमें आपको अच्छे से बताना है, महानववी डिब्बे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है विजयनगर के धार्मिक केंद्र में मंदिर निर्माण का महत्व बताना है। तो आपने देखा विजयनगर के जो शासक थे बहुत सारे मंदिर बनाए थे, बहुत सारे दान दिए थे, ठीक है, ताकि आम जनता से कनेक्ट हो सके। तो मंदिर का क्या इंपॉर्टेंट रोल था वो यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट है कि विजयनगर के लोग अपनी पानी की आवश्यकता कैसे पूर्ति करते हैं। तो आपने देखा तुंगभद्रा नदी पे उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे बांध बना रखे थे, किस तरह से वहाँ पे कमलापुरम टैंक देखा आपने। तो ये पूरा बताना है कि किस तरह से उन्होंने पानी की सारी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए जो धार्मिक जगह है वहाँ पर रॉयल सेंटर है, वहाँ पर भी पूरे पानी को आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उन्होंने किस तरह से टैंक छोटे छोटे उन्होंने जो रिजर्वॉयर बनाए थे, ये सारा आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है मुगल के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया है। यह उत्कथन की मुगल अभिजात वर्ग के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसे गुलदस्ता क्यों कहा गया? क्योंकि गुलदस्ता में जैसे डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं, उसी तरह से जो मुगल जो अभिजात वर्ग थे उसमें किसी एक जाति के लोग, एक धर्म के लोगों को नहीं रखा गया था, अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के लोगों को रखा गया था। इसके पीछे मोटिव ये था अगर एक ही जाति को लोग रख देंगे तो आपस में एक साथ मिलकर वो कहीं राजा पे ही अटैक ना कर दे या उनके ऊपर ही भारी ना पड़ जाए, तो इसीलिए अलग अलग तरह के लोगों को इसमें रखा गया था। इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट है मुगल बादशाह द्वारा जो इतिवृत्त की रचना क्यों कराई जाती थी। सबसे पहला तो पहला रीज़न ये था कि कोई भी मुगल शासक के खिलाफ अगर जाएगा तो सक्सेस नहीं हो पाएगा, यानी मुगल साम्राज्य के मुगल शासक के जो उनके पावर को बताना था आम लोगों को। दूसरा उनके आने वाले जो न्यू जनरेशन होगी उनको पता चलना चाहिए कि जो उनके पूर्वज कैसे शासन करते थे, कैसे काम करते थे, ठीक है, भविष्य में अपने इतिहास को बनाने के लिए उन्होंने ये सब काम किया था। तो मुगल के शासनकाल में जो पांडुलिपियों की रचना से जुड़ी विविध कार्य, तो पांडुलिपि में बहुत ही लंबा चौड़ा टाइम लगता था। मैंने बताया था कि पहले कागज़ को तैयार किया जाता था, उसके ऊपर लिखा जाता था, कैलीग्राफी बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में की जाती थी, फिर उस पर पिक्चर्स बनाए जाते थे, फिर उसमें जिल्द लगाए जाते थे, फिर उसको डेकोरेट किया जाता था। तो एक लंबा चौड़ा बहुत काम होता था। उसके बनने के बाद इसको एक बहुत महत्वपूर्ण महंगी संपत्ति के रूप में देखा जाता था। तो इसमें जुड़े जितने भी स्टेप्स हैं, काम है, वो बताना है। और उसमें जो दो लोग होते थे उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक तो जो मतलब कैलीग्राफी करते थे, जो हाथों से राइटिंग करते थे, दूसरा जो लोग इसके अंदर चित्रकारी करते थे। इन दोनों लोगों को अवार्ड से नवाजा जाता था, उनकी तारीफ होती थी, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था। बाकी के जो लोग थे उनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता था। तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य में जो शाही परिवारों को स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन करना है, यानी कि किस तरह से जो स्त्रियां थी, जैसे इसमें बताया होगा कि एम्पायर चलाने में, शासन में सबसे पहले जो पार्टिसिपेट किया था वो जहांगीर की जो बेगम थी नूर जहाँ के द्वारा डायरेक्ट हस्तक्षेप किया गया। उसके बाद धीरे धीरे जो शाहजहाँ की बेटी थी जहाँ आरा, रोशन आरा, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा दिल्ली में जो इमारतें बनी है उनका उन्होंने आर्किटेक्चर तैयार किया था। बहुत सारे जो जहाँ आरा, रोशन आरा की जो इनकम थी, कई मनसबदारों के समान इनकम थी, और इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे बाग बनाए, भवन में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये सारा कुछ आपको बताना है कि स्त्रियों ने कौन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद देखा आपने बाबर की जो बेटी थी और जहांगीर की जो सिस्टर थी गुलबदन, जब अकबरनामा बाबरनामा लिखा गया, तो बाबरनामा तो खैर उन्हीं के द्वारा लिखा गया। उसके बाद जब अकबरनामा अबुल फजल लिख रहे थे तो उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की उनको बेसिकली डिटेल्स वगैरह देने में। तो स्त्रियों के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व भुगतान करने में जमींदार क्यों चूक जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा इसमें कि जो अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा कर लगा दिया गया था, एक मुश्त राशि तैयार कर दी गई थी। और दूसरा रीज़न क्या था, कई बार जानबूझ के जो अमीर ज़मींदार होते थे वो देते नहीं थे, ताकि जो ज़मींदार लोग हैं जब टाइम से पैसा नहीं देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनकी ज़मींदारी चली जाएगी और फिर कम रेट में उनकी ज़मीनें खरीद कर वो धीरे धीरे जोतदार थे वो पावरफुल बनते जा रहे थे।
तो इसमें रीज़न बताना, कुछ तो जेन्युइन ही नहीं दे पाते, कुछ जानबूझकर नहीं देते थे, ताकि जमींदार लोग जो पहले उनको टॉर्चर करते थे, अत्याचार करते थे, अब वो अपना बदला लेने के लिए उनको टाइम से पेमेंट नहीं करते थे। नेक्स्ट है जोतदार कौन थे, उनकी शक्तियाँ जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावित कैसे थी। तो जोतदार मैंने बताया था, धीरे धीरे जो जमींदार लोग जिनकी ज़मीनें नीलाम हो रही थी, तो ये लोग क्या कर रहे थे, बड़ी मात्रा में ज़मीनें खरीद रहे थे और एक प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए। और ये जमींदारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली इसीलिए बने, देखो जमींदार लोग बेसिकली गांव के बाहर होते हैं, तो उनका लोगों पे या किसानों पे इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जोतदार क्या होते हैं, गांव के अंदर रहते हैं, डायरेक्ट उनसे कंट्रोल होता है, डायरेक्ट उनकी हेल्प करते हैं, या जमींदार लोग जब उन पर अत्याचार करते हैं तो उनके खिलाफ वो आवाज़ भी उठाते हैं। तो इस कारण से जोतेदार थे धीरे धीरे जमींदार से ज़्यादा प्रभावशाली शक्तिशाली होते चले गए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे, संथालों ने बाद में विद्रोह क्यों किया। तो आपको पता होगा कि राजमहल की जो पहाड़ी थी, बेसिकली वहाँ पे पहाड़िया लोग रहते थे। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि पहाड़िया लोगों को सभ्य बनाया जाए, उनसे खेती करवाया जाए, क्योंकि खेती के द्वारा अंग्रेज अपनी इनकम बढ़ाना चाहते थे। लेकिन जब पहाड़ी लोगों को कंट्रोल नहीं कर सके, तो उन्होंने देखा कि संथाल लोग जो वो कृषि को अच्छे से करना जानते हैं, मेहनत के बारे में उन्हें पता है और वो कृषि को सिस्टमेटिकली करना जानते हैं, तो उनको वहाँ पर जाकर उन्होंने बिठा दिया और उनसे उन्होंने खेती करवाई। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया, कर इतना ज़्यादा लगा दिया, जिसके कारण जो संथाल थे वो ब्रिटिशर खिलाफ ही अगेंस्ट होकर विद्रोह करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफवाह तभी फैलती है जब लोगों के जहन में दबे हुए डर या संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए 1857 एक ऐसा दौर था जब बहुत सारे अफवाह हो रहे थे। उससे पहले जो ब्रिटिशर्स के जो काम थे, उनकी जो इमेज थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी आम लोगों के बारे में। जब किसी के प्रति आपकी इमेज, आपके नज़रों में उसकी इमेज ख़राब हो, अगर वो कोई झूठ भी बोल देता है तो आप उस पर ट्रस्ट कर लेते, भरोसा कर लेते कि हाँ उसने पहले भी ऐसा किया था तो अब भी वो कर सकता है। जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे शिक्षा नीति के अंदर भारतीय शिक्षा खत्म करके अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाने लग गए थे। उसके बाद हमारे जो हिंदू, खैर वो तो खैर बुराइयाँ ही थी, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, इन सब के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया था। हिंदुओं को लगता था हमारी सभ्यता को भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद कई जगह पे अफवाह उठती कि जो भी आटे हैं उसमें हड्डियों, सुअर की जो हड्डी है, गाय का चूरा, हड्डियों की चूरा मिला के दिया जा रहा है। उसके बाद कारतूस में जब पता चला था कि जो भी कारतूस राइफल था मुंह से खोला जाता था, उस पर सुअर की और गाय की चर्बी लगी हुई थी, तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही क्या हो गया, इस बात से काफ़ी मतलब गुस्सा हो गया कि उनको धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके धर्म को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें सबको ईसाई बना लिया जाएगा। तो इससे पहले अंग्रेजों ने जो कुछ काम किए थे, जिसके कारण जो आम लोग थे उनको समझ में आ रहा था कि शायद ये पहले भी उन्होंने इस तरह के काम किए, उनके धर्म को ख़त्म करने की कोशिश की, उनके सभ्यता को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, तो आगे भी वो लोग ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए अफवाह था, सस्ता किसी को भी नहीं पता, लेकिन इतनी तेज़ी से अफवाह उठी कि एक विद्रोह का रूप ले लिया और जिसको दबाने में अंग्रेजों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई महीने तक उनको इस विद्रोह को शांत करने में लग गए। नेक्स्ट है यहाँ पे 1857 की क्रांति में चित्रों से क्या पता चलता है कि इतिहासकार इन चित्रों का विश्लेषण किस प्रकार करते। तो आप लोगों को देखा होगा 1857 की क्रांति जो चैप्टर पढ़ा होगा उसमें जगह जगह पिक्चर्स बने हुए हैं। तो देखिए इसमें जो है पिक्चर में दो रूप है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पिक्चर बनाए गए और दिखाए गए उसमें कुछ और दिखाया गया है, और हमारे जो लोगों के द्वारा, जो भारतीय लोगों के द्वारा, चित्रकारों के द्वारा जो इमेज बनाए गए वो कुछ और दिखाती है। ब्रिटिशर्स को ये दिखाया गया है कि किस तरह से 1857 की क्रांति के जो विद्रोही थे उनके बच्चों को डराया, उनकी वाइफ, उनकी जो औरतों थी उनसे अत्याचार किया, किस तरह से बच्चे डरे हुए हैं, औरतें सहमे हुए अपनी इज्जत की रक्षा कर रही है, बाइबल पढ़ा हुआ उन्होंने अपने हाथ में तलवार उठा ली है। तो ये सब दिखाया गया है कि किस तरह से विद्रोही की छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई है। और जिसके बाद जो भी लोग यहाँ पे नहीं थे, जो ब्रिटिश के अंदर बैठे हुए थे, ब्रिटेन में थे, उन लोगों को इन छवि को देख के बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डिमांड की कि जो विद्रोही है उनके लिए केवल एक ही सज़ा होनी चाहिए, सजाए मौत, ताकि दोबारा कोई भी उनकी जो औरत है, उनके बच्चे हैं, इस तरह के अत्याचार करने की कोई भी कोशिश ना करें। लेकिन इसकी दूसरी साइड देखिए तो हमारे इतिहासकारों ने, हमारे जो चित्रकारों ने इसको हीरो के रूप में दिखाया, जैसे मंगल पांडे हो गए, झांसी की रानी हो गए, ठीक है, नाना साहिब हो गए, बाजीराव पेशवा हो गए। तो उन्होंने बेसिकली इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हीरोइक रूप में दिखाया। आज भी हम अगर इतिहास की बात करें तो इन लोगों को हम हीरो के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले भारत की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाया था। हालांकि विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की जो एक कविता थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, आज भी आपको पता है कि जब भी ये पोएम सुनते हैं तो हमारे हृदय में एक बहुत ही जोश का उबाल आता है। तो यहाँ पे दोनों के जो इमेजेस थे वो बिल्कुल ही अलग थे, तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है कि
1857 के क्रांति के विद्रोही क्या चाहते थे और विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में क्या फर्क था। तो ये एक्चुअल में तो खैर किसी को नहीं पता चला विद्रोही क्या चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो जो उद्घोषणाएं की थी आपने देखा होगा, उनके माध्यम से पता लगाया गया कि वो चाहते थे कि जिस तरह से पहला अंग्रेजों के आने से पहला जो साम्राज्य था, जहाँ पे मुगल साम्राज्य था, लोग आपस में एक साथ मिलकर रहते थे, राज दरबार था, तो वही वो फिर से बहाल करना चाहते थे। बेसिकली वो उनकी डिमांड थी। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन क्या था और विभिन्न सामाजिक वर्गों ने आंदोलन को किस प्रकार से भाग लिया। तो हम पहलते हैं कि गांधी जी के द्वारा फर्स्ट ये बड़ा मूवमेंट था, मास मूवमेंट था, जिसको गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। तो इस आंदोलन में बहुत बड़ा रूप ले लिया था। स्कूल के बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, सरकारी नौकरी पर फिर लोगों ने जाना छोड़ दिया। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका था। लेकिन अचानक यूपी के चौरा चौरी एक जगह में पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद ये जो आंदोलन हिंसा हो गया था और गांधी जी ने इसको बीच में इस मूवमेंट को वापस ले लिया था, जिसके कारण गांधी जी को काफ़ी विरोध का, मतलब गांधी जी के काफ़ी खिलाफ हो गए थे बहुत बड़े बड़े नेता। तो ये बताना किस तरह से हर तबके, हर सेक्शन, हर जगह पर गांधी जी को किस तरह सपोर्ट मिला था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदला, या क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को किस तरह विस्तृत किया। यानी कि गांधी जी के आने से पहले ही आपको पता है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था 1905 से 7 के बीच में, लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन को बहुत बड़ा मूवमेंट बनाया। गरीब, किसान, मजदूर, दलित सभी लोगों के गांव-गांव तक, शहर शहर तक जो फैलाया गया, इसमें इतनी बड़ी मात्रा में जो लोग जुड़े, इनका सारा क्रेडिट गांधी जी को ही जाता है। क्योंकि जब गांधी जी 1915 में भारत लौट कर आए, 1916 में अगले ही साल जब बनारस विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ और वहाँ पर उन्होंने देखा कि बड़े